नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुबह की सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र का आज 17वां दिन। दोनों सदनों में अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में घिरी हेमंत सरकार। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज भाजपा का झारखंड बंद का ऐलान। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से की मुआवजे की मांग। इलाके में तनाव बढ़ने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की कोशिशें पड़ सकती हैं मुश्किल में। कोलंबिया में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 132 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त। आपातकाल की घोषणा, राहत और बचाव कार्य जारी। खेल की खबरों में अफगानिस्तान ने आयरलैंड को हराकर वनडे विश्व कप 2027 के लिए किया सीधे क्वालिफाई, लेकिन 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका। लगातार तीसरी बार खेलना पड़ेगा क्वालिफायर। और सावन शिवरात्रि के अवसर पर देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्त गंगा जल से करेंगे शिव जी का अभिषेक। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम सप्ताह चल रहा है। सत्र के 17वें दिन आज दोनों ही सदनों में अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज 2 विधेयक, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 सूचीबद्ध है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन का प्रस्ताव है, जहां एनसीडीसी का दायरा व्यापक होगा। सहकारी विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही किसी भी सहकारी संस्था में निवेश करना मुमकिन होगा, आसान होगा और केंद्र की मंजूरी से शेयर पूंजी में भी भागीदारी होगी। बुनियादी ढांचे के विकास पर खासतौर पर जोर रहेगा इसके जरिए, और आगे आने वाले समय में इसके जरिए तकनीक और प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। मार्केटिंग और साथ ही वित्तीय सेवाएं भी इसके जरिए मजबूत होंगी। वहीं केरल राज्य के नाम से जुड़े केरल नाम परिवर्तन विधेयक के माध्यम से केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव है, जिसमें आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ये पूरी प्रक्रिया है, जहां आपको बता दें कि नाम परिवर्तन के लिए जरूरी संसद की मंजूरी होगी और साथ ही संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में आज एक विधेयक, ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक सोमवार को लोकसभा से पारित किया जा चुका है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 जहां राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का इसके जरिए प्रस्ताव है और साथ ही 16 प्रमुख न्यायाधिकरणों के लिए आयोग का गठन होगा। नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी। इसके जरिए अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। योग्यता और साथ ही सेवा शर्तों में भी इसके जरिए सुधार होगा। प्रशासन और कामकाज सुचारू रूप से चलेगा। आयोग में अध्यक्ष समेत 5 सदस्य होंगे, जहां अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के पूर्व सीजे पात्र होंगे। सोमवार को राज्यसभा में कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की गई। विधेयक को चर्चा के बाद बिना किसी संशोधन के लोकसभा को वापस लौटा दिया गया। अब इस विधेयक के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। ये विधेयक आयकर अध्यादेश 2026 का स्थान लेगा। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक खतरों के प्रभाव को कम करने,
घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा विधेयक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। इस विधेयक में विदेशी संस्थागत निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर अर्जित ब्याज पर आयकर से छूट लेने का प्रस्ताव है। ये छूट इस साल 1 अप्रैल या उसके बाद अर्जित आय पर लागू होगी। सरकार का मानना है कि ये प्रस्ताव भारत में निवेश, विनिर्माण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देगा। Extend the exemption period which are provided for foreign companies which provide capital goods equipments to a contract manufacturer. So, for them, the exemption of exemption from tax for those equipments which are uniquely for the manufacture of certain things that are produced in this country. The outcome that I'm expecting is to provide ease of doing business for companies, providing cloud services by way of procuring data center services in India. The amendment is also expected to enable much larger ecosystem again of Indian data centers, providing data center services to a foreign company. The reform will enable AI data cities in India and is expected to bring in significant investments for AI data cities in India. कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन में बने गतिरोध को तोड़ने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त करते हुए सभी दलों के सदन के नेताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज सदन में सुनाई देनी चाहिए। इसके लिए सभी मिलकर रास्ता निकालें, गतिरोध तोड़ने के लिए सहमति बनाएं। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए जितना समय मांगेंगे उतना मिलेगा। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदस्यों की प्रभावी भागीदारी हो और सदन की सार्थक और रचनात्मक विचार विमर्श को देश सुने। अब इस दिशा में सभी विचार करें। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सहयोग की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी सहयोग से सदन की कार्यवाही सुचारू, व्यवस्थित और गरिमापूर्ण ढंग से संचालित हो ताकि जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हो सके। इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जनता के मुद्दों को सदन के गलियारों में इंतजार करते हुए नहीं छोड़ा जा सकता। इन मुद्दों की आवाज इसी सदन में उठनी चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए और उनका समाधान तलाशा जाना चाहिए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब झारखंड की, जहां छात्र आंदोलन को लेकर सियासत इस समय तेज हो चुकी है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों के साथ राज्य सरकार ने दमनात्मक रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर कई बार लाठीचार्ज किया गया और सरकार ने बच्चों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बंद सुबह 8 बजे से शुरू होगा और इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य में बंद रखा जाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बंद को सफल बनाने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी ने जेपीएससी और जेएसएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधा है। वहीं कल विधानसभा के बाहर दिन भर विरोध प्रदर्शन करने के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। जेपी नड्डा ने एक बार फिर से राहुल गांधी को सदन में आने की चुनौती देते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और राहुल गांधी को सदन में ही करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने झारखंड में छात्रों की आवाज को लेकर भी राहुल गांधी से सवाल किया। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि वहां छात्रों के खिलाफ बैरिकेडिंग और कटीले तार लगाए गए और इसमें राहुल गांधी की भूमिका रही। जेपी नड्डा ने यह भी साफ किया कि जंतर मंतर पर ना तो कोई गोली चली और ना ही वहां गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया था। आपको सुनाते हैं। झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है
कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं, उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं वो सरकार वहां चला रहे हैं, क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं और फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यावसायिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को राजधानी नई दिल्ली में नीति आयोग के महिला उद्यमी केंद्रित मंच विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के सफर को रेखांकित करने वाली एक नई किताब का आधिकारिक तौर पर विमोचन किया गया। मोर देन अ प्लेटफॉर्म पुस्तक का संपादन नीति आयोग की वरिष्ठ सलाहकार एना रॉय ने किया है। इस विमोचन समारोह में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों और साथ ही जमीनी स्तर की महिला उद्यमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। नीति आयोग की ये पुस्तक एक पूर्वव्यापी समीक्षा और एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट दोनों के रूप में कार्य करती है, जो ये दर्शाती है कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की प्रणालीगत सहायता के जरिए देश भर में महिला उद्यमियों के व्यवसायों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। 9 अगस्त 2016 को शुरू हुआ सरकारी ई मार्केट प्लस यानी जैम अब अपने 10 साल पूरे कर चुका है और इन 10 सालों में जैम ने सरकारी खरीद के पुराने तौर तरीकों को बदलते हुए खरीद प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, आसान, प्रतिस्पर्धी और समावेशी बनाया है। अब जैम की नजर अपने अगले पड़ाव पर है, यानी जैम 2.0 पर। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से देखते हैं। 10 साल पहले शुरू हुई एक डिजिटल पहल आज सरकारी खरीद की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। 9 अगस्त 2016 को शुरू हुआ जेम अब सिर्फ सरकारी खरीद का मंच नहीं रहा। ये सरकारी खरीद में पारदर्शिता, बेहतर व्यवस्था और समान अवसर का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। पहले जहां सरकारी खरीद की प्रक्रिया में काफी समय लगता था और कई स्तरों से गुजरना पड़ता था, वहीं जेम ने तकनीक के जरिए इस प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया। इसका फायदा देश के छोटे कारोबारियों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, नई कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को भी मिला। Our ambition is to make GEM the world's most trusted, intelligent and inclusive public procurement platform. To every buyer in this room and beyond, जेम की 10 साल की कामयाबी के आंकड़े भी इसकी तस्वीर साफ करते हैं। जेम के जरिए अब तक 18,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी खरीद हो चुकी है। इस दौरान 2,17,00,000 से ज्यादा आदेश दर्ज किए गए। आज जेम पर करीब 25 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता मौजूद हैं, जबकि सरकारी खरीद करने वाले 1,36,000 से ज्यादा खरीदार भी इससे जुड़े हैं। खास बात यह है कि जेम के सक्रिय विक्रेताओं में करीब 72% सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं। इन उद्यमों से अब तक करीब 8,69,000 करोड़ रुपए की खरीद की जा चुकी है। यानी जेम ने छोटे कारोबारियों को सिर्फ सरकारी बाजार तक पहुंच ही नहीं दी, बल्कि उनके कारोबार को आगे बढ़ाने का एक बड़ा अवसर भी दिया है। बेहतर कीमतों और बढ़ी प्रतिस्पर्धा से सरकार को भी फायदा हुआ। जेम के जरिए अब तक करीब 1,76,000 करोड़ रुपए की शुद्ध सामाजिक बचत हुई है। अब बारी जेम 2.0 की है। AI enabled new portal, new platform, and I do hope it'll help in the entire procurement process, help our sellers
buy more intelligently. It'll flag any kind of misuse that anybody may attempt on the platform and help more intelligent buying. जेम की 10 साल की कहानी सिर्फ सरकारी खरीद में बदलाव की कहानी नहीं है, ये इस बात की भी मिसाल है कि किस तरह डिजिटल तकनीक सरकारी व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और लोगों के लिए ज्यादा सुलभ बना सकती है। हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे कि हम हर सिटी में जाके एक ऑफिस स्केल कर पाए, बट जब से जेम आया है सब एवरीथिंग हैज बिकम फेयर, और अब हमारा ये फायदा है कि हम लोग पैन इंडिया काम कर सकते हैं देहरादून में ऑफिस रह कर भी। जेम पे आने के बाद हमें विजिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी ज़्यादा मिली है, अपने प्रोडक्ट को समझाना और वो कितना एप्लीकेबल है कहीं भी डिप्लॉय करने के लिए, वो जेम पे होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नेचर होता है कि आप एक OEM है, जेन्युइन OEM है। जेम के साथ जुड़ने का बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि यहाँ से हमें बहुत ही डिस्टिंग्विश, बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं। डेफिनेटली हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है और जेम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक हमारी हम बोलेंगे कि सक्सेस का एक पार्ट है हमारे लिए। 10 साल का ये सफर जेम की उपलब्धियों का जश्न तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये अगले दशक की तैयारी है। जेम 2.0 के साथ कोशिश है कि भारत सरकार खरीद को और पारदर्शी, तेज, तकनीक आधारित और समावेशी बनाए। अजय मिश्रा, DD न्यूज, दिल्ली। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सौर ऊर्जा के कारोबार में लंबे समय से चीन का दबदबा रहा है और दुनिया की सौर आपूर्ति श्रृंखला में चीन की कंपनियां एक बड़ी ताकत रही हैं। लेकिन अब इसी क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत ने चीन के भीतर चिंता की नई बहस छेड़ दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये चर्चा भारत में नहीं, चीन के सामाजिक माध्यमों पर हो रही है। चीनी सोशल मीडिया पर सामने आई एक टिप्पणी में भारत की सौर विनिर्माण क्षमता में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी को चीन के फोटोवोल्टिक उद्योग के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर देखा गया। आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारत की सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 10 गीगावाट से भी कम थी, लेकिन मार्च 2026 तक ये क्षमता बढ़कर 172 गीगावाट हो गई, यानी महज 8 सालों में 17 गुना से भी ज्यादा की छलांग। अब दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। इसी दौरान चीन की 9 प्रमुख फोटोवोल्टिक कंपनियां 2025 में कुल मिलाकर 43.5 अरब युआन से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगा रही हैं। यानी एक तरफ भारत अपनी सौर विनिर्माण क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन का सौर उद्योग बढ़ती प्रतिस्पर्धा और भारी नुकसान से जूझ रहा है। और यही वजह है कि चीनी सोशल मीडिया पर भारत के लिए इस्तेमाल किए गए एक रूपक बेहद महत्वपूर्ण है, सौर विनिर्माण का स्टालिनग्राद। भारतीय रणनीतिक मामलों के विश्लेषक मुझे सिंह रंगी ने भी इसी चीनी चर्चा को अपने एक्स पोस्ट के जरिए सामने रखा। इस रूपक का मतलब समझना जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध में स्टालिनग्राद एक निर्णायक मोर्चा बना था, जहां जर्मन सेना को करारी चुनौती मिली और उसकी आगे बढ़ने की रफ्तार को बड़ा झटका लगा। चीनी पोस्ट इसी रूपक के जरिए संकेत दे रहा है कि उसके सौर उद्योग की असली निर्णायक चुनौती शायद चीन के अपने औद्योगिक शहरों वुशी या यीवू में नहीं, बल्कि भारत जैसे तेजी से उभरते विनिर्माण केंद्र में सामने आ रही है। और चिंता सिर्फ इतनी नहीं है कि भारत एक बड़ा सौर बाजार बन रहा है, चिंता यह भी है कि भारत अब सौर उपकरणों का बड़ा उत्पादक भी बन रहा है। यानी जिस उद्योग में चीन का सालों से दबदबा रहा, उसी उद्योग में भारत अब तेजी से एक वैकल्पिक उत्पादन शक्ति के तौर पर अपनी जगह बना रहा है। और DD न्यूज पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब अमेरिका और ईरान की, जहां शांति समझौते की कोशिशों को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शर्तों के जवाब में अब मुआवजे की मांग रखती है। ट्रंप ने कहा कि ईरान से पिछले 50 साल में हुए नुकसान का हर्जाना मांगा जाएगा। तो वहीं ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए प्रतिबंध हटाने, सैन्य दबाव खत्म करने और युद्ध के नुकसान का मुआवजा देने जैसी शर्तें रखी हैं। ओमान की मध्यस्थता में हॉर्मुज के जरिए शिपिंग रूट को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन कई तकनीकी मुद्दे अभी भी बाकी हैं। ट्रंप की नई मांग से दोनों पक्षों के बीच बातचीत और मुश्किल होने की आशंका बढ़ गई और इसी बीच हॉर्मुज समझौते की उम्मीद कमजोर पड़ने से तेल की कीमतों में करीब 5% का उछाल भी दर्ज किया गया। The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. And they're not paying their soldiers. They have inflation of 300% as of last night. I heard 309%. कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इस शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई और 1500 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। अधिकारियों ने मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एबेलार्डो डी ला एस्पेरेला ने देश में आपातकाल लागू करते हुए एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इस बीच अमेरिका और यूरोपीय संघ ने बचाव कार्यों के लिए कोलंबिया को मदद की भी पेशकश की है। अब बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने सोमवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद से अलग अलग मुलाकात की। दोनों बैठकों में भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ हुई शिष्टाचार भेंट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत बांग्लादेश की सरकार और जनता के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी तरीके से काम करना चाहता है। वहीं बांग्लादेश के गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ साथ सुरक्षा सहयोग समेत साझा हित के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री बांग्लादेश we all respect him a lot. আমি ওনার বক্তব্য শুনেছি অনেকবার, and he talks from his heart. এটা আমি দেখেছি। He is the people's person, and our Prime Minister is of the people. আমার মনে হচ্ছে when two leaders meet, lot of problems are solved. Problem sort out হয় যখন আমরা কথা বলি। আর আমার তো পুরো কনফিডেন্স আছে যে মানুষ এক আছে আর ও সলিউশনটা হবে। আমার ভেরি কনফিডেন্ট, কোনো এখানটা নেগেটিভ জিনিস নেই, সব জিনিস ভালো থাকে। अफगानिस्तान ने सोमवार को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 5 मैच की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले को 3 विकेट से जीतकर 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है। अब कैरिबियाई टीम को क्वालिफायर के जरिए वनडे विश्व कप में जगह हासिल करनी होगी। और वहीं सावन का पवित्र महीना, शिवरात्रि का पावन अवसर, देश भर के शिवालयों में उमड़ते भक्तों का जन सैलाब और चारों तरफ हर हर महादेव बोल बम के जयकारों की गूंज। जी हां, सावन शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भक्त भगवान शिव को गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए सावन की ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और संकल्प का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रमुख मार्गों पर पुलिस और प्रशासन की तैनाती की गई है। कांवड़ मार्गों पर यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए।
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।